वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस राजनीतिक अवधारणाओं की क्लास में हम लोग अगला टॉपिक जो कर रहे हैं वो है उदारवाद। ठीक है। तो उदारवाद आखिर में होता क्या है? तो उदारवाद एक आप समझ सकते हो कि एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है और इसका मूल जो आधार होता है ये किस पर बेस्ड होता है? तो ये जो है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता पर बेस होता है। ठीक है। और इस सिद्धांत का जन्म अगर बात की जाए कि कब से ये स्टार्ट हुआ, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ, या जो है उदारवाद का सिद्धांत। और उदारवाद जो है सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस भाषा से जो है, इसका जो है लैटिन भाषा का शब्द क्या है, किस से ये निकला हुआ है? तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश में इसको लिबरलिज्म बोलते हैं। और ये जो लिबरलिज्म शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है लाइबर। ठीक है ना। लाइबर से बना हुआ है। और लाइबर का क्या अर्थ होता है? तो लाइबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है। तो इसीलिए जो है उदारवाद की मूल मंत्र या फिर उदारवाद की आत्मा जो है किसको बोला जाता है? तो ये स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी को बोला जाता है। यही जो है उदारवाद का मूल आधार है। क्या? स्वतंत्रता। ठीक है ना। अब ये हमें ध्यान रखना है कि यह विचारधारा क्या करती है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और सीमित सरकार की वकालत करती है। हमें ये ध्यान देना है। यानी कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है। उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए और सरकार जो है वो सीमित होनी चाहिए। ठीक है। उदारवाद देखिए, ये स्वतंत्रता किन किन चीज़ों से? जमींदार, सामंतवाद और धर्मगुरुओं से स्वतंत्रता, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, भावना की स्वतंत्रता, ये सब इस तरह की स्वतंत्रताएं हैं, ये आप इसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है। उदारवाद के लिए तो धर्म से संबंधित भी उदारवाद का शब्द आता है। ठीक है। धर्मगुरुओं से संबंधित कि धर्म में जो है उदारवाद होना चाहिए। कोई जो है आपका जिस तरह से क्लासिकल होता है, क्लासिकल जो धर्म होता है उस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें बना दी गई हैं वो आपके ऊपर थोप ही दी जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में उदारवाद का सिद्धांत लागू होता है। उदारवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक का। ये हमें ध्यान रखना है। उदारवाद के जनक जो है कौन है? जॉन लॉक। कितनी बार आपसे पूछा गया होगा ये। इनकी एक पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है ना। इस पुस्तक को जो है उदारवाद का बाइबल कहा जाता है। ठीक है। इसी में इसने यानी कि जॉन लॉक ने उदारवाद का सिद्धांत दिया है, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है। तो इस पुस्तक को जो है उदारवाद का बाइबल बोला जाता है। पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक की है। ये ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, जॉन लॉक एक ऐसा विचारक था जिसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया। तो जॉन लॉक को आप कितने दिन से पढ़ते आ रहे हैं? आपको पता ही है कि जो है ये 3 अधिकारों की बात किसने की थी? प्राकृतिक अधिकार इसको बताया था इसने, जॉन लॉक ने, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। अब जो आपका इसका यानी कि जॉन लॉक का जो विचार था वो ऐसा विचार था कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बना है। ठीक है। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राज्य बनाया गया है, ना कि उसको नियंत्रित करने के लिए। यानी कि व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्य नहीं बना है, बल्कि उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बना है। ये जो है लॉक का कहना था। ठीक है। अब देखें लास्की ने क्या परिभाषा दिया है उदारवाद का। लास्की ने कहा है कि उदारवाद की परिभाषा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह न होकर के हमारे दिमाग में रहने वाली एक आदत है। ठीक है। लास्की कह रहा है कि उदारवाद कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। ठीक है। इसकी परिभाषा हम लोग इतनी आसानी से नहीं दे सकते, क्योंकि यह कोई सिद्धांतों का समूह थोड़ी है। उदारवाद केवल क्या है? हमारे एक सोचने का तरीका है। ठीक है। कि हम किस तरह से जो है चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहा है इसने कि ये कोई सिद्धांतों का समूह नहीं है, ये क्या है? दिमाग में रहने वाली एक आदत, यानी कि हमारे सोचने का तरीका है कि हम किस तरह से जो है किसी चीज़ को जो है सोच पा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए इसकी परिभाषा देना, ये बोल रहा है, कठिन है। अब देखो, लास्की ने जो है राज्य की भूमिका को किस रूप में देखा था? तो लास्की ने राज्य की भूमिका को जो है कल्याणकारी दृष्टिकोण से देखने पर बल दिया था। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका अगला है, हैकर ने क्या कहा भाई? हैकर ने कहा कि उदारवाद ऐसी सामान्य धारणा है जिसे कोई बहादुर ही परिभाषित कर सकता है। यानी कि जो है इन्होंने कहा कि हैकर का कहना है कि उदारवाद को जो है परिभाषित करना क्या है भाई? कठिन है। अब जैसे हमारा समानता की बात हम कर रहे थे, तो उसमें भी हम देख रहे थे कि यह समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है। उसी तरह से उदारवाद भी आप कह सकते हो कि अलग अलग समय पे जो है उदारवाद का मतलब जो है अलग अलग होता रहा है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि उदारवाद को परिभाषित करना किसी बहादुर का काम है। ठीक है ना। मैकगवर्न कह रहा है कि उदारवाद जो है ये लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है।
ठीक है, तो ये वाली भी आपसे पूछी गई है, ये भी पूछा गया है और ये भी आपसे पूछा गया है, तो याद रखना है किसने बोला है। और ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण जो है उदारवाद को किसने कहा, तो वो मैकगवर्न ने बोला है। ठीक है, ये कह रहा है कि उदारवाद जो है वो लोकतंत्र और व्यक्तिवाद, ठीक है ना, इन दोनों को आप मिला दोगे तो भाई क्या मिलेगा हमको, उदारवाद मिल जाएगा। ठीक है, उदारवाद राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। अभी आपने पढ़ा कि उदारवाद क्या, उदारवाद का जो है मूल आधार क्या है, तो मूल आधार तो स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य को ये कहता है कि आपको भाई सीमित रहना है, आपको जो है हमारे ऊपर ज़्यादा शासन नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखिए उदारवाद के 4 पक्ष इसने बताए हैं, हैकर ने अपनी पुस्तक में जो है उदारवाद के 4 जो है पक्ष बताए हैं, कौन कौन से उदारवाद हो सकते हैं। एक तो आपका मुक्त बाजार उदारवाद, यानी कि फ्री मार्केट लिबरलिज्म। ये क्या करेगा भाई, ये आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देगा। ठीक है ना, और इसमें भी जब आर्थिक स्वतंत्रता अगर आपको दी जाएगी तो सरकार की भूमिका कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम सरकार केवल सुविधा प्रदान करने का काम करेगी बस। ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी ज़्यादा। ठीक है, और इसमें इसका मतलब क्या होगा मुक्त बाजार उदारवाद में, तो ये होगा कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है ये प्रेरित करेगा मुक्त बाजार उदारवाद। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देगा, मेन मुद्दा ये है। काल्पनिक उदारवाद, ये क्या है आपका आइडियलिस्टिक लिबरलिज्म, यानी कि क्या है आइडियल स्टेट, उदारवाद की आइडियल स्टेट की बात कर रहा है कि व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की बात करेगा ये, यानी कि सभी जो है अपना व्यक्ति कुछ भी करने के लिए अपने जो है, यानी कि व्यक्ति को केंद्र में रखेगा ये। ठीक है, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की बात करेगा और उसके अधिकारों की बात करेगा। ठीक है ना, कौन, काल्पनिक उदारवाद। और इसमें भी जो है क्या किया जाएगा कि सरकार को जो है सीमित रह करके काम करने की बात की जाएगी। जब व्यक्तिवादी, जब जहाँ पे भी आपने व्यक्तिवाद अगर आपने पीछे पढ़ा है पिछले क्लास में, तो आपने देखा है कि जब भी व्यक्तिवाद है तो उसने कहा कि सरकार को कम से कम शासन करना चाहिए, भाई व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दो। ठीक है ना, काल्पनिक उदारवाद भी वही है। ठीक है, इस तरह की वे व्यक्तिवादी स्वतंत्रता पर बल देगा। लोकतंत्रीय उदारवाद भाई क्या कर रहा है, तो ये समाज में न्याय और लोकतंत्र पर आधारित एक समाज की निर्माण करेगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा, लोकतंत्र पर आधारित समाज बनाएगा, लोकतंत्री उदारवाद। ठीक, इसमें जो सरकार की भूमिका रखी जाएगी वो समाज में संतुलन बनाए रखने की भूमिका रखी जाएगी। लोकतंत्री उदारवाद में भाई ऐसा नहीं है कि सरकार को कह दिया जाएगा राज्य को कि आप बिल्कुल जो है सीमित हस्तक्षेप करें या फिर ना हस्तक्षेप करें। इसमें सरकार की भूमिका होगी कि समाज में संतुलन बना रहना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है सुधारवादी उदारवाद। ये क्या कह रहा है, इसमें सरकार को सामाजिक सुधार और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि समाज में सुधार करने की बात की जा रही है, सामाजिक सुधार होने चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं लागू होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो है सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। ये होगा हमारा सुधारवादी उदारवाद। ठीक, तो ये जो है हैकर ने ये जो पॉइंट्स बताए थे इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विशेषताएं हैं उदारवाद की, इसको हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता इसका मूल मंत्र है, यानी कि उदारवाद का मूल मंत्र यानी कि मूल आधार क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता इसका मूल मंत्र है। यह विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, व्यापार और निजी संपत्ति की स्वतंत्रता की वकालत करेगा। ठीक है, इन सब ये सारी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है उदारवाद में। इसके अलावा व्यक्ति और व्यक्तित्व की आत्मिक समानता। ठीक है, उदारवाद यह मानता है कि सभी व्यक्ति समान अधिकारों के हकदार हैं। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का इसमें क्या किया जाएगा भाई, विरोध किया जाएगा, सबको जो है समान माना जाएगा। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्तित्व की आत्मिक समानता हो गई। इसके अलावा व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, व्यक्तिवादी भी हो जाता है ये कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है अपना काम कर सकते हैं, अपना निर्णय लेने की उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, या व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता होनी चाहिए किसमें, उदारवाद में। ये सभी विशेषताएं हैं उदारवाद की, ध्यान रखना है। राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई। देखो उदारवाद ये मानता है, ठीक है, उदारवाद मानता है कि राज्य जो है व्यक्ति के साथ एक सामाजिक समझौता हुआ, उसके आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि ये उदारवाद ये मानता है कि राज्य जो है ये सामाजिक समझौते का परिणाम है। ठीक है, इसके अलावा राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। तो देखो ये भी जो आपका उदारवाद है ये भी जो है क्या कहता है कि राज्य जो है ये व्यक्ति की सेवा के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, और व्यक्ति जो है ये राज्य के लिए नहीं बना है, जबकि राज्य क्यों बनाया गया, ताकि व्यक्तियों की जो है सेवा की जा सके, उनको जो है सुविधाएं प्रदान की जा सके।
ठीक है, इसीलिए कहा गया कि राज्य क्या है, साधन है, व्यक्ति क्या है, साध्य है। जैसे कि आपके पास कार है, ठीक है ना, तो कार क्या हो गया, कार आपका साधन है और आप व्यक्ति हो भाई। तो आप व्यक्ति हो तो क्या करोगे, आप कार को यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपका फायदा ही होगा। ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आप जल्दी पहुंच सकते हो। तो इसीलिए कहा गया कि भाई राज्य साधन है, राज्य आपको क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। आप क्या हो, व्यक्ति क्या है, साध्य है, आप इस राज्य का यूज करोगे। ठीक है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। उदारवादी विचारधारा के अनुसार क्या है कि सरकार को केवल आवश्यक मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि जो है आपका सरकार जो है न्यूनतम हस्तक्षेप करनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये इसका उदारवादी विचारधारा का विशेषता है कि आपकी न्यूनतम सरकार होनी चाहिए, अधिकतम आप शासन करो। ठीक, केवल जो है आवश्यक मामलों में ही आप क्या करो, हस्तक्षेप करो। ओके, आगे देखते हैं उदारवाद के कुछ सिद्धांत हैं। एक तो आपका हस्तक्षेप का सिद्धांत है जिसको आप लेसेस फेयर कहते हो। लेसेस फेयर को आपने पहले सुना होगा भाई, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है ना, ये लेसेस फेयर आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। और एक आपका पश्चबेलन का सिद्धांत है, रोलिंग बैक। ठीक है, हस्तक्षेप का सिद्धांत देखते हैं क्या कहता है। शासन व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। यानी कि ये क्या कह रहे हैं भाई, सरकार को जो है आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में क्या करना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जेएस मिल एक जो है विचारक हुए हैं, इन्होंने दो प्रकार के कार्यों को माना है, एक तो स्वकीय कार्य, दूसरा आपका परकीय कार्य। ठीक है, स्वकीय कार्य क्या होता है, तो स्वकीय कार्य जो होता है इसमें इन्होंने कहा कि स्वकीय कार्य में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। ठीक है ना, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की है इन्होंने। और इन्होंने कहा कि स्वकीय कार्य जो है उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, और जो परकीय कार्य होगा उसमें केवल सीमित हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, जब समाज के अन्य लोगों को नुकसान हो, आपके किसी कार्य से समाज के अन्य लोगों को अगर नुकसान हो रहा है तो सरकार केवल हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका परकीय कार्य था। तो यह हस्तक्षेप का सिद्धांत था, लेसेस फेयर। अगला हमारा है पश्चबेलन का सिद्धांत, इसको देख लेते हैं। पश्चबेलन का जो सिद्धांत है ये 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उनके साथ भारत में आया था। ठीक है ना, आपको पता है कि 1991 में भारत में एलपीजी जो है नीति लागू हुई, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये पहले जो है सरकार क्या करती थी, अधिकतर क्षेत्रों पे सरकारी नियंत्रण रखती थी। सरकार मतलब कि सरकार का ही नियंत्रण अधिकतर क्षेत्रों पे होता था। लेकिन अब जब आपका 1991 हुआ, ठीक है ना, ये आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो सरकार ने क्या किया, अपने हस्तक्षेप को कम किया और अपने हाथ पीछे खींचते हुए कुछ सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर देता है। यानी कि क्या किया कि कुछ क्षेत्र को प्राइवेटाइज कर दिया और जो है विदेशी कंपनियों को भारत में जो आकर के जो है अपना व्यापार करने की अनुमति जो है ज़्यादा प्रदान की गई, चीज़ें जो है सरल की गई ताकि व्यापार वो लोग आसानी से कर सकें। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन किया गया, कुछ चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिसकी वजह से भारत का क्या हुआ भाई, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन मतलब भारत जो है और पूरे विश्व के लोग जो है भारत में आकर व्यापार करने लगे, भारत भी जो है और देशों के साथ व्यापार करने लगा। ठीक है ना, और इसमें जो है भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुई, उदारीकृत हुई, यानी कि उदारवाद को इसमें भी बढ़ावा दिया गया। तो ये व्यापार से संबंधित था पश्चबेलन का सिद्धांत। उदारवाद का विकास क्रम क्या है, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शामिल कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो नकारात्मक उदारवाद था। ठीक है, नकारात्मक उदारवाद के बाद आपके पास सकारात्मक उदारवाद आया, अभी देखेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद समतावादिता आया। समतावादिता मतलब समाज में किसी भी जो है व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वेच्छा तंत्रवाद आया, यानी कि व्यक्ति जो है अपने किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इस तरह की बात। तो देखो, नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। जो आपका नेगेटिव लिबरलिज्म है, ठीक है, ये आपके कब प्रचलित था, तो 16वीं-17वीं शताब्दी में ये आपका प्रचलित था। कौन सा, आपका नेगेटिव लिबरलिज्म। ठीक है, और इसको जो है शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोला जाता है। जो आपका नेगेटिव लिबरलिज्म है इसको क्लासिकल लिबरलिज्म बोला जाता है, यानी कि शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है। अब इसके समर्थक कौन थे, तो जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, एडम स्मिथ, ये सभी जो है नकारात्मक उदारवाद के पोषक थे, यानी कि इसका समर्थन करते थे। ठीक है, और ये जो है मानते थे, क्या मानते थे कि राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है।
यानी कि जो नकारात्मक उदारवाद को मानने वाले हैं, ये किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते, यानी कि राज्य किसी भी तरह का हमारे जो है जीवन में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है। तो आवश्यक बुराई जो है हमने पिछले क्लास में समझा था कि आवश्यक क्यों है और वो बुराई क्यों है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है आप ध्यान रखना इसको भी। थॉमस पेन के अनुसार, देखो थॉमस पेन ने बोला है, ठीक है, थॉमस पेन ने बोला है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कथन राज्य एक आवश्यक बुराई है, उदारवाद से संबंधित ये थॉमस पेन का कथन है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। इसमें देखो विशेषता क्या है इसकी, तो ये जो आपका है इस विचारधारा में हस्तक्षेप का सिद्धांत और न्यूनतम सरकार पर बल दिया गया। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन किया जाए, और अहस्तक्षेप का सिद्धांत, भाई हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करना है, केवल जब जरूरी हो तभी आप हस्तक्षेप करोगे, ठीक है ना। ये आपका नकारात्मक उदारवाद कहता है। अब देखो थॉमस जेफरसन ने बोला है इसके संबंध में एक कथन, वह राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम शासन करे। किसने कहा है, थॉमस जेफरसन, ठीक है ना। ये कथन जो आपके हैं ना, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अगला जो है हमारा, ये तो नकारात्मक उदारवाद था जो हस्तक्षेप का सिद्धांत और न्यूनतम सरकार की बात करता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग क्या कहते थे, शास्त्रीय उदारवाद भी कहते थे। अगला हमारा है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद देखो 19वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ, ठीक है। वो वाला आपका किस में था, 16वीं शताब्दी में प्रचलित था। और इसको जो है देखो जो आपका सकारात्मक उदारवाद है, इसको सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। जैसे आपका नकारात्मक था उसको हमने क्या कहा था, आपका शास्त्रीय उदारवाद। ये क्या है, सोशल लिबरलिज्म, यानी कि सामाजिक उदारवाद इसको कहते हैं, किसको, सकारात्मक उदारवाद को। इसके समर्थक कौन थे भाई, इसके समर्थक थे जेएस मिल हो गए, ग्रीन हो गए, रिची हो गए, लास्की हो गए, हाब हाउस हो गए, ये सभी क्या थे, सकारात्मक उदारवाद के समर्थक थे। अब इनका क्या मानना था, जो सकारात्मक उदारवाद है ये राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं, और ये क्या कहते हैं कि राज्य क्या है, एक आवश्यक अच्छाई है, ठीक है। अभी आपने देखा नकारात्मक उदारवाद वाले क्या कह रहे थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई राज्य क्या है, कल्याणकारी संस्था है, और राज्य क्या है, एक आवश्यक अच्छाई है, ठीक है। और सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को भी क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। यानी कि आपके नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। आप समझ सकते हो कि सामाजिक न्याय हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समानता, इन सबको बढ़ावा देना किसका काम है भाई, सकारात्मक उदारवाद का काम है। मिल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का पोषक होते हुए भी सकारात्मक स्वतंत्रता को मानता था। अब देखिए जेएस मिल जो है एक आपके विचारक हैं, उन्होंने क्या किया है, सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया है, लेकिन स्वतंत्रता के बारे में उनका क्या पक्ष था, स्वतंत्रता को वो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते थे। जेएस मिल जो है नकारात्मक स्वतंत्रता को मानता था कि भाई राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये उसका मानना था स्वतंत्रता के बारे में। नकारात्मक स्वतंत्रता को वो मानता है, लेकिन जो है सकारात्मक उदारवाद को जो है क्या करता है, बढ़ावा देता है। वो राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानता है और कल्याणकारी संस्था मानता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो ये करना चाहता है, ताकि जो है समाज भी अच्छे से जो है कल्याणकारी राज्य की तरह अपना काम कर सके, एक वेलफेयर स्टेट जो है बन सके, ठीक है। तो ये जो है कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि उदारवाद स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद की विचारधारा है, ठीक है। उदारवाद क्या है, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद की विचारधारा आप समझ लें, जो कि समय के साथ विकसित हुई। प्रारंभिक उदारवाद जो था हमारा नकारात्मक उदारवाद था, उसमें सरकार क्या कह रही थी कि न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए भाई, न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए सरकार का। आधुनिक उदारवाद जो अभी सकारात्मक उदारवाद है, ये क्या कह रहा है, ये राज्य को कह रहा है कि आप कल्याणकारी संस्था हो, एक आवश्यक अच्छाई हो, ठीक है ना। तो अगर हम समकालीन समय में देखें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी आया था आपका 1991 के समय में। उसके कारण उदारवाद का जो आर्थिक पक्ष था वो भी क्या हुआ, मजबूत हुआ। पश्चिमेलन का सिद्धांत जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, वहाँ पे हमने एलपीजी की बात की थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक पक्ष भी मजबूत हुआ। इस प्रकार से जो है ये कहा जा सकता है कि उदारवाद ने मानव अधिकार, लोकतंत्र, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और आधुनिक समाज में जो है विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किन किन चीज़ों को बढ़ावा दिया भाई, मानव के अधिकारों को बढ़ाया उदारवाद ने, लोकतंत्र को बढ़ाया और आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देने का काम किया है, ठीक है।
तो भाई समय निकाल के कुछ पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पे कमेंट कर दिया कीजिए जो भी आपको चीज़ें कहनी हो। मैं जो है वेट करता हूँ आप लोगों का कि कोई आपका कमेंट आए। वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको जो है कुछ फ़ायदे की चीज़ मिल रही हो तो, वरना ज़रूरी नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।